अब सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साथ क्रिकेट भी फैन हो तो आपको पता है कल मैच इंडिया अफगानिस्तान का हुआ था, क्या मस्त मस्त चीज़ें हुई वहाँ पे। तो जैसे रॉ स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो आती है ना, वैसे ही समझ लो वर्ल्ड कप की भी सारी वीडियोस आ रही हैं, तो जाके ज़रूर देखना, मतलब बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपको क्रिकेट भी पसंद है डेफिनेटली आप उन वीडियोज़ को भी उतना ही इंजॉय करने वाले हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NXT और डायनामाइट की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि फाइनल नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। NXT की व्यूअरशिप आई है 921 के व्यूअर्स, और अगर हम डायनामाइट की बात करें तो वो रह गए 609 के पर। अभी अगर मैं देखूं क्या डायनामाइट बहुत ज़्यादा पीछे रह गया NXT से, तो भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको इतना तो मेरे ख्याल से नहीं पिछड़ना चाहिए था। लेकिन अगर मैं खुद NXT की भी बात करूं भाई, तो मैं डायनामाइट पिछड़ गया वो तो डाइजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन साथ में ये भी डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है कि NXT के 1 मिलियन से ऊपर नहीं गए भाई नंबर्स। और ऐसा कैसे हुआ कि भाई जॉन सीना भी हैं, अंडरटेकर भी हैं, कोडी रोड्स भी हैं। अब देखो भाई हमें कोई लेना देना है नहीं नंबर से, लेकिन फिर भी ये मैट्रिक तब मैटर करते हैं जब ऐसा देखना हो यार कि किसने कितना रिकॉर्ड बना दिया ऐसे करके। जैसे वैसे तो रिकॉर्ड से भी क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमें तो सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे स्टैट को बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंसिडर करना पड़ता है एज अ फैन नहीं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा घुसना चाहते हो चीज़ों में। तो मेरे लिए तो ये भी डिसअपॉइंटिंग है कि 1 मिलियन से नीचे NXT रहेगा। चलो डायनामाइट क्योंकि मैं इतनी फॉलो नहीं कर रहा वैसे भी, तो अगर वो नीचे रह भी गए तो भाई अगर ऐसे खुश हो रहे हैं, वाह भाई डब्ल्यू ने धो दिया AEW को, तो वो वाली अगर थिंकिंग के साथ कह रहे हो तो फिर खुश हो सकते हो। लेकिन जो भी है फैंस ने इसके बाद ट्रोल करना बहुत बुरा शुरू किया भाई डायनामाइट को। ट्विटर पर मैं देख रहा था यही चल रहा है। और जो हाईएस्ट व्यूअरशिप गई ना NXT में वो थी 991 के व्यूअर्स, और ये उस टाइम पर थी जब कोडी रोड्स और इलिया ड्रैगनोव वाला सेगमेंट था, जब डोमिनिक और रिया रिप्ली भी होती हैं। और अगर हम डायनामाइट की बात करें तो क्रिश्चियन केज का प्रोमो और डैनियल ब्रायन का जो मैच था उस टाइम पर 731 के जो नंबर्स हैं वो ड्रॉ किए थे डायनामाइट ने। तो ये अभी फिलहाल जो वॉर हुई है ट्यूसडे नाइट वॉर, उसकी रेटिंग निकल के आई है। अब इसके बारे में आपके क्या सोच विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बुकर टी के सोच विचार के बारे में बात करें जो उन्होंने CM पंक के बारे में बोले हैं, तो आप बताना आप कैसे इस चीज़ को देखते हो। वो कहते हैं ये बंदा इसने WWE कंपनी छोड़ी नहीं, इसको WWE कंपनी ने फायर किया। ये बंदा इसने AEW कंपनी नहीं छोड़ी, इसको AEW ने फायर किया। ऐसा इंसान किसी कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। हॉल ऑफ फेम के पॉडकास्ट में ये बात बोली बुकर टी ने। अब आपको पता है बुकर टी WWE के साथ जो है साथ काम करते हैं और वो इवन कमेंट्री भी करते हैं, आपने देखा है उनको। तो ऐसी बात उन्होंने बोली है। वैसे अगर भावनाओं में ना बह के सिर्फ स्टेटमेंट और फैक्ट पे देखा जाए तो बात तो सही बोली है उन्होंने, लेकिन फिर भी आपको पता है CM पंक एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इस चीज़ में। सिर्फ इस सेंटेंस में मुझे नहीं लगता फ्रेम करके उनको बोला जा सकता कि ये बंदा कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है जब ये बंदा आएगा तो फिर क्या बवाल मचेगा। बट उसके बारे में भी एक बहुत मेजर अपडेट है इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बिल्कुल चिपके रहो। एज के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ गाइस हमको पता चली, और वो ये है कि एज खुद वो सुपरस्टार थे, खुद वो बंदे थे जिन्होंने पहले रीच आउट किया था AEW को कि मैं तुम्हारी कंपनी में आना चाहता हूँ। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल फिराक में बैठी हुई थी AEW या फिर कोई पहले से उन्होंने सेटिंग कर ली थी। ये खुद एज का डिसीजन था कि उनको AEW कंपनी में जाना है। और उन्होंने जो टॉक इस जेरिको है वहाँ पर आके बहुत सारी बातें बोली भाई, और जजमेंट डे के प्लान्स के बारे में उन्होंने बोला। और आप सरप्राइज हो जाओगे जान के कि फिन बैलर जिन्होंने जजमेंट डे को इतनी जल्दी ज्वाइन कर लिया था, उनको लाने के प्लान्स 1 साल के बाद थे। और शुरुआत में जो है सारी चीज़ें एज के साथ ही चलने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ कहना था एज का कि जो क्रिएटिव लोगों का नैरेटिव था उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे, और उनको वो सही महसूस नहीं हुए। काफ़ी ड्रास्टिक चीज़ें चेंज हुई उनके साथ, जैसे कि सूट बूट में आने लगे, उनका थीम सॉन्ग चेंज हो गया, सब कुछ काफ़ी चेंज हो गया था उनके लिए। बट फिर भी वो चीज़ फिट नहीं लगी उनको, और एज ने थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नेगेटिव ना कहते हुए थोड़ी सी नेगेटिव बात बोली है। आई थिंक इसलिए क्योंकि वो उस चीज़ में फिट नहीं हुए, और शायद कुछ प्लान्स थे आगे जाके जजमेंट डे को लेकर उनके बहुत ज़्यादा बड़े। अब ये तो कहना पड़ेगा कि शुरुआत में जो रेलिवेंट हुई जजमेंट डे वो एज की वजह से हुई, लेकिन हाँ उसके बाद से तो भाई अब तक मतलब अगर मेरे ख्याल से अगर एज होते तो क्या पता फिर शायद, मतलब ये बोलना थोड़ा सा ऐसा लगेगा डिसरिस्पेक्टफुल एज के लिए, बट रियलिटी है क्या पता ऐसा भी हो सकता था कि अगर एज रहते तो फिर जैसा जजमेंट डे का फैक्शन अभी है, स्पेशली डोमिनिक और रिया रिप्ली की केमिस्ट्री वाली चीज़, वो कितनी सक्सेसफुल होती, क्योंकि कोई लीडर नहीं है जजमेंट डे में, यही सबसे बड़ी चीज़ दिखाई जाती है। बट अभी मैं रिसेंटली नोटिस कर रहा हूँ कि मामी थोड़ा सा ज़्यादा नेता बन रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप। वेलवेटीन ड्रीम आपको पता है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रह चुके हैं, NXT में उन्होंने काम किया था, काफ़ी अनप्रोफेशनल बिहेवियर और कुछ कांड की वजह से इनको WWE ने निकाल दिया था। अभी रिसेंटली उन्होंने परफॉर्मेंस सेंटर को विजिट किया था और वो चाहते हैं WWE कंपनी में आना, लेकिन WWE उनको रिसाइन नहीं करेगी। तो ये वेलवेटीन ड्रीम के बारे में एक बड़ा बुरा सा लगा सुन के यार कि अरे यार मतलब बंदा आना चाहता है लेकिन WWE कंपनी उसको आने नहीं देने वाली। और वेलवेटीन ड्रीम पता कौन बंदा है जिसके बारे में जॉन सीना ने कहा था कि यस ये वो बंदा है
जिसको वो अपनी लिस्ट में रखते हैं कि इसके साथ मुझे मैच चाहिए। तो इसलिए मेरे को लगा थोड़ा सा भाई बता देते हैं जरा। वेलवेट इन ड्रीम जो पुराने लोग होंगे उनकी यादें भी थोड़ी सी ताज़ा हो गई होंगी। सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने, आपको पता है, रेसलमेनिया 31 में कैश इन किया था जब वो चैंपियन बन गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उन्होंने ये कहा मैंने मेन इवेंट स्पॉट में वो चीज़ करी, लेकिन मेरा किसी भी तरीके से मैं उसे काउंट नहीं करता कि मैंने रेसलमेनिया को हेडलाइन किया है। मेरा अभी भी स्टिल जो गोल है वो मेन इवेंट करना है रेसलमेनिया को। तो अभी इसका मतलब कि अभी सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी है, तो भाई मौका तो बड़ा सही बन रहा है। तो देखते हैं इस साल की रेसलमेनिया में क्या प्लान होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की, इस साल की मतलब कि नेक्स्ट ईयर की। सऊदी अरेबिया के शो, आपको पता है काफ़ी साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक आई थिंक 10 साल की डील साइन करी थी, 8 साल की 10 साल की करी थी, जो 2027 में ख़त्म होने वाली है, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई साल में 2 बार जाएगी, वहाँ पर जाके प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करेगी। लेकिन कोविड की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 शोज़ को मिस कर दिया था। तो भाई अब उसका क्या सीन है, कॉन्ट्रैक्ट में है तो फिर क्या होगा इसके आगे सीन। तो भाई पूरे चांसेस है कि 2027 में फिर से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू किया जाएगा, और ये जो 2 बचे हैं ना प्रीमियम लाइव इवेंट, इसको उसमें कहीं एडजस्ट कर देंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई और सऊदी अरेबिया के बीच जो भी ये इतने टाइम से रिलेशनशिप में काम चल रहा है ये बहुत अच्छा है, और इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई भी खुश है और जो वहाँ की पार्टी हैं वो भी खुश हैं। तो ये जो है मस्त माहौल चल रहा है, यही कहना चाहूँगा मैं। और हमें भी अच्छा लगता है भाई, क्योंकि रात वाले शो होते, सुबह उठ के हमको देखना नहीं पड़ता। अंडरटेकर और शॉन माइकल्स का एक बड़ा ही मस्त मूवमेंट आया बैक स्टेज से, और वो मूवमेंट है कि उन्होंने हक किया है उनको। और ये आपको इनकी पुरानी राइवलरी के बारे में पता होगा। इवन अंडरटेकर मजाक में बोलते भी हैं यहाँ पे कि अरे मेरा अभी भी गियर रखा हुआ है, आज ले आऊँ क्या? तो शॉन माइकल्स कहते हैं ना भाई अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्वीट सा मूवमेंट था, बस आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। एक बहुत पुरानी क्लिप है अक्टूबर 2003 की, जहाँ पे एक रैप, मुझे ये पता था ये रैप बैटल हुई है, लेकिन यहाँ ये एग्जैक्टली ये नहीं पता था। तो NXT अभी जो रिसेंटली शो हुआ था भाई, वहाँ पर ये रीयूनाइट हो गए और जॉन सीना ने उस बंदे के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। अब वो बंदा भी काफ़ी चेंज हो चुका है और जॉन सीना भी थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं, मतलब उसने तो भाई पूरी दाढ़ी वाड़ी उगा ली है और अब वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। बस थोड़ा सा दाढ़ी के ऊपर का मामला देखे तब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये वही बंदा है। तो 20 साल के बाद बताओ यार ऐसे ये मिले, तो बस यही है इसमें बताने के लिए। रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं भाई। तो अब थोड़ा सा अच्छा दौर शुरू होने वाला है रोमन रेंस के फैंस के लिए, क्योंकि अब रोमन रेंस रेसलमेनिया तक एकदम मस्त और रेगुलर वर्क करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज़। मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे शोज़ में आने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो बिल्कुल उनका सूखा पड़ा हुआ है इतने महीनों से, वो सूखा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अब से लेकर रेसलमेनिया तक सारी स्टोरी लाइन में रोमन रेंस इन्वॉल्व होंगे। मतलब कि अभी आपको पता है क्राउन जूल भी आएगा, सर्वाइवर सीरीज भी है, फिर रॉयल रंबल है, फिर एलिमिनेशन चेंबर है, फिर रेसलमेनिया है। अब हो सकता है किसी पेपर व्यू को मिस करें, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि भाई 4 हफ्ते लगातार उन्होंने शो को मिस कर दिया, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा फोकस है रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन को बिल्ड करने में। और रेसलमेनिया 40 अपने आप में एक ग्रैंड इवेंट होगा, जो कि हर बार रेसलमेनिया होती है। तो फिर रोमन रेंस का जो शेड्यूल है अब वो होने वाला है अच्छा वाला, मतलब कि फैंस को पसंद आएगा क्योंकि वो रेगुलर अपीयर होंगे। अब बात करते हैं गाइस आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है सीएम पंक से। तो अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैंने कल इस बात को बताया था कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिजेक्ट कर दिया है सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक बात कर रहे थे, सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में बात नहीं बनी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मना कर दिया कि हम सीएम पंक यार तुमको अपनी कंपनी में नहीं ले सकते। और इसके पीछे जो डिसीजन है वो लिया गया है ट्रिपल एच की तरफ से, पॉल लेवेक की तरफ से, निक खान की तरफ से और विंस मैकमैन की तरफ से, कि ये चीज़ करने के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात हो रही है तो साथ में। मतलब नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि वो पॉजिटिव चीज़ों को पीछे छोड़ के चली जा रही हैं। अब ये अचानक से क्या हुआ? हम तो बात कर रहे हैं भाई सीएम पंक आ रहे हैं और अब ये रिजेक्ट कर दिया। और भाई ये जो अपडेट है ये ऐसे नहीं है, ये कहीं से रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से आई है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी भी सोर्स नोट की बात कर दी और उसके बाद हर तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है। कल भी मैंने आपको बताया था कि रिंग साइड न्यूज़ ने भी कुछ ऐसा रिपोर्ट किया था, फाइटफुल की तरफ से भी ऐसी बात आई थी। अभी सारी डर्ट शीट्स का कहना यह है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिजेक्शन पा चुके हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं आ रहे। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझाता हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको वीडियो के लास्ट में रखा हुआ है कि मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि ये जो सब चीज़ हो रही है ये इस वजह से हो रही है क्योंकि सबको इनफ रूमर्स पता चल चुके हैं, इनफ बातें पता चल चुकी हैं, कन्विंस हो चुके हैं कि सीएम पंक वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। तो इस पॉइंट पर एंड मूवमेंट पर चीज़ें कई बार ऐसे ट्विस्ट होती हैं कि लगता है अब ये चीज़ नहीं हो रही, ताकि स्टिल सबको पता होने के बावजूद भी एक कन्फ्यूजन दिमाग में रहे और जब भी वो चीज़ हो तो वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह ही दिखाई दे, बावजूद इसके कि वो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आने वाला है और वो सबको पता है। तो स्टिल उसको कैसे सरप्राइजिंग रख सकते हैं, वो ऐसे होता है। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, तो अभी की बात है भाई, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा भाई 6 साल पहले ऐसी कोई बात बताई थी मैंने चैनल पर, 5 साल पहले, यही बोलूँगा इसी साल मैंने बताई थी। बिल्कुल मार्च महीने में ये चल रहा था कि कोडी रोड्स के
बारे में भी अभी है कि भाई बात नहीं हुई इनकी, पता नहीं क्या हो गया, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ और पता नहीं आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो स्टिल वो एक सस्पेंस में ही था मामला, लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस के सामने रेसलमेनिया में उन्होंने रिटर्न किया अपना और उनको रेसलमेनिया में फिर उन्होंने मैच भी किया था। तो सेम स्टोरी मुझे यहाँ पर सीएम पंक की भी लग रही है। पॉजिटिव चीज़ बिल्कुल नहीं है सीएम पंक के बारे में, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ लग रही है और मैंने तो आपको बोला ही है 99.9999% सीएम पंक का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कंफर्म है। अभी स्क्रीन पर आपको दिख भी रही होगी इंडिया अफगानिस्तान क्रिकेट चैनल की वीडियो, तो फिर उसे जाके अभी देखना, इवन लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।